चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हाँ JIGL बोलो। हाँ बोलो, कौन सा इंटरप्रिटेशन बोलो, क्या डाउट है? टॉपिक हाँ कौन सा? साइटेशन ऑफ केसेस वाला पॉइंट है पेज नंबर 69 पे। उसमें फोर्थ पॉइंट है, इक्विवेलेंट साइटेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मीन टू रिफर द केसेस व्हिच मींस पैरेलल साइटेशंस। दे आर यूज्ड टू रिफर टू द साइटेशंस ऑफ द सेम केसेस पब्लिश्ड इन अदर जर्नल्स। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। देखो जो ऊपर जर्नल्स के एग्जांपल दिए, तो सेम केस का रेफरेंस मल्टीपल जर्नल्स में भी हो सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, पैरेलली दोनों यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस तो सेम ही है। तो साइटेशन मतलब रेफरेंस, तो अगर एक ही केस का रेफरेंस दो बुक्स में है तो आप दोनों पैरेलली यूज कर भी लोगे तो भी ऐसा फर्क क्या पड़ेगा, चीज तो वही रहने वाली है वैसा। और कोई पॉइंट? हाँ कौन सा? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजो में फोर्थ पॉइंट। देखो बाकी लोग भी डाउट पूछ सकते हो, ऐसा मैंने खाली उसको नहीं दिया हुआ है। हाँ तो पढ़ के आना है और डाउट पूछना है। Thus, a proviso in a statutory provision carves out an exception to the main provision to which it has been enacted and to no other. The proper function of a proviso is to accept and deal with a case which would otherwise fall within the general language of the main enactment, and its effect is to confine to that case. देखो ऐसा बोला है कि किसी भी प्रोविजन के साथ उसका एक प्रोविजो होता है। प्रोविजन का मतलब कि सेक्शन में आपकी जो भी लैंग्वेज लिखी है वो उसके साथ वो प्रोवाइडेड दैट करके होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो दिस इज अ प्रोविजो। तो बोल रहे ये जो प्रोविजो है ये किसका प्रोविजो है? मेन कंटेंट का प्रोविजो है। ये मेन कंटेंट या जनरल रूल है, ये इसका एक्सेप्शन है, और ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर केस है। मतलब इस प्रोविजो को आप किसी भी और सेक्शन के साथ रैंडमली लिंक नहीं कर सकते। दिस इज ऑलवेज लिंक टू इट्स ओन प्रोविजन ओनली। तो अपन ने सेक्शन 8 पढ़ा था, जो मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया लिमिटेशन एक्ट का। तो सेक्शन 8 में पहले उन्होंने बोल दिया ना कि आपकी लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 इयर्स। तो इसी का एक्सेप्शन था यहाँ पे कि अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड ज्यादा है तो वो वाला फॉलो होगा। तो आप ये प्रोविजो उठा के किसी और सेक्शन के साथ लिख सकते थे क्या? मिसमैच नहीं हो जाता? बोले यार यहाँ क्या बात हो रही है, वहां क्या बात हो रही है, कुछ रिलेट ही नहीं हुआ। तो प्रोविजोज आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट जनरल सिचुएशन इज इन इटसेल्फ अ डिफरेंट प्रोविजन, और उसका एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा है। बट इन दोनों में कुछ कनेक्शन तो है ना, या बिल्कुल ही अनरिलेटेड है? आप सेक्शन 8 का ये प्रोविजो उठा के सेक्शन 7 के साथ लिंक कर सकते हो क्या? कुछ स्टोरी बनेगी, कुछ लॉजिक बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज बोली है कि हमेशा प्रोविजो या एक्सेप्शनल पॉइंट किसी ना किसी मेन प्रोविजन के साथ एसोसिएटेड होता है, उसी का एक्सेप्शन होता है। और वो एक्सेप्शन किसी और के साथ आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो इसके साथ रिलेटेड उस सेंस में। तो ये हमेशा पेयरिंग में चलेगा। जो प्रोविजो जिस सेक्शन का है वो उसी का रहेगा, उसको कहीं और प्लेस कर दोगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। Occasionally, in a statute, a proviso is unrelated to the subject matter of a preceding section or contains matter extraneous to that section, and it may then have to be interpreted as a substantive provision dealing independently. इसी से रिलेटेड करा देता हूँ, जैसे जो मैंने आपको अभी बोला ना, ये उससे अलग जा रहा है। यहाँ पे बोला है ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि एक प्रोविजो का उसके मेन पॉइंट से डायरेक्ट रिलेशन ना हो। जो मैं अभी बोल रहा था जस्ट उसको ऑपोजिट बोल रहा है। तो मैंने आपको बोला कि मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि भाई प्रोवाइडेड दैट वाला पॉइंट मेन प्रोविजन के साथ एसोसिएटेड होगा, बट ओकेजनली का मतलब रेयरली ऐसा हो सकता है कि एक प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ कंटेंट उसके मेन प्रोविजन के बिना भी काम चल जाए या उसका कुछ सेंस बने इंडिविजुअली, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट बन जाए और उसका इससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन ना हो। ओकेजनली इट इज पॉसिबल। और अगर ऐसा है तो फिर ये प्रोविजो अपने आप में एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंट है, और इसको किसी और प्रोविजन के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में यहाँ पे बात की, इससे ऊपर कुछ नहीं बोला, ये हो सकता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? बोलो। हाँ, जो मैक्सिम है वो। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम, also known as the rule of implied exception, meaning general things do not derogate from special things. Okay, derogate का मतलब उससे अलग जाना या उसको खराब करना। डेरोगेटरी रिमार्क बोलते हैं ना, किसी के बारे में बुरा बोलना, भला बोलना, वैसा बात हो गई। तो बोला जनरल थिंग्स जो होती है, मतलब वो जो एटसेट्रा वाली बात होती है, वो स्पेशल थिंग्स से कभी अलग नहीं जा सकती। काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा,
वो एटसेट्रा का अपना कोई मीनिंग नहीं है, उसको मीनिंग स्पेशल चीजों से मिलेगा जो वर्ड्स उसके आगे लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, थिंग्स जनरली डू नॉट रिस्ट्रिक्ट और डिट्रैक्ट फ्रॉम थिंग्स विच आर स्पेशल। सेम बात वापस बोलती, जनरल चीजें स्पेशल चीजों से अलग नहीं हो सकती, उसे डिट्रैक्ट करना मतलब अलग ट्रैक पे चले जाना, वैसा नहीं हो सकता। स्पेशल चीज की वैल्यू को डिग्रेड कर दे, वैसा नहीं हो सकता। तो एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा बोला, यूनिवर्सल थिंग्स डू नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग्स। अगेन सेम चीज, यूनिवर्सल मतलब जनरल। एक पॉइंट को 3 बार लिखा है अलग अलग तरीके से। उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि पहले तो एटसेट्रा वर्ड का अपना कोई मीनिंग है नहीं, वो मीनिंग उसके आगे वाले वर्ड से ही लेगा। एटसेट्रा आगे वाले वर्ड्स के मीनिंग को डाउनग्रेड नहीं करता, उसको खराब नहीं करता, और एटसेट्रा उन वर्ड से अलग नहीं जाता। तो काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा में एटसेट्रा का मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं हो सकता। पीछे एटसेट्रा लिख देने से काउ, बफेलो, गोट की रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाती, उतनी रहने वाली है। समझ आ गया? तो वो चीज यहाँ पे क्लैरिफाई की बस। नहीं ऐसा नहीं, पूछो जितने पूछने पूछो, ऐसा कोई। हाँ, सबके बिहाफ पे पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, डाउट्स पूछने में क्या शर्म रखने की, पूछना चाहिए। हाँ हाँ, उसके ऊपर वाला पॉइंट, where the courts are faced with a choice between a wider meaning which carries out more fully what appears to have been the object of the legislature and a narrow meaning which carries it out less fully or not at all, they will often choose the former. हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ ऐसी बात कब हुई थी। मैंने आपको पॉपर वाला टॉपिक समझाया था, है ना, एप्लीकेशन इन कोर्ट एज अ पॉपर, मतलब वो गरीब इंसान, रोटी कपड़ा मकान वाईफाई, जिसके पास कुछ नहीं है। तो मैंने आपको बोला वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ फाइनेंशियल या तो रिलीफ दे दो या कोर्ट की फीस माफ कर दो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसी उसने एप्लीकेशन की। अब पॉपर वाले टर्म में मैंने आपको ये बताया था कि उसमें एक वर्ड यूज किया है, अ पर्सन, एनी पर्सन कैन अप्लाई एज अ पॉपर। तो उस पर्सन वर्ड में कौन कवर हो सकता है? क्या सिर्फ नेचुरल पर्सन कवर हो सकता है या आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर हो सकता है? एक कंपनी अप्लाई कर सकती है एज अ पॉपर। हमने देखा था कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब है, कंपनी लॉस में, कंपनी के पास फंड्स नहीं है, तो उसको भी तो रिक्वायरमेंट होगी पॉपर वाली कैटेगरी की। उस पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि जो पर्सन वर्ड है, जब इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एनालिसिस किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका वाइडर मीनिंग है, पर्सन मतलब एनी पर्सन, और नैरो मीनिंग का मतलब कि सिर्फ नेचुरल पर्सन। तो हम नैरो मीनिंग अगर लगाएंगे तो उसमें पूरी कैटेगरी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, दैट इज कंपनी। तो कोई कंपनी कभी भी लीगल फाइट में ये प्रॉपर वाला बेनिफिट ले ही नहीं पाएगी, जबकि कंपनी की फाइनेंशियल हालत भी खराब हो सकती है। तो हमें वाइडर मीनिंग अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि वो अवेलेबल है। तो जब भी वाइडर मीनिंग और नैरो मीनिंग में कोई कंफ्यूजन होगा, कोर्ट विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द वाइडर मीनिंग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जा सके, उसको हटाया नहीं जा सके। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक। और इंटरप्रिटेशन में और कोई डाउट किसी का? कंप्लीट? चलो ठीक है। हाँ, 61। हाँ, एनेबलिंग का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन जो अभी तक था वो रिमूव कर दिया। अभी तक आपको जो काम करने से रोका था, अब वो बोले आप कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस बेटिंग गैम्बलिंग। अब बेटिंग गैम्बलिंग अभी इंडिया में इलीगल है, लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने अलाउ किया हुआ है। आप गोवा में जाओगे तो बोट के ऊपर रिवर क्रूज पे कसिनो है, आप लीगली खेल सकते हो। अब उसमें पहले ऐसा रूल था कि लैंड एरिया में, इंडियन टेरिटरी में कसिनो अलाउड नहीं है, पानी में है, रिवर में है, सी में है, ऑन द क्रूज है, चलेगा। पर फिर उन्होंने उस चीज को भी चेंज किया। अभी गोवा में आप देखोगे तो सिर्फ क्रूज पे नहीं है, विद इन द सिटी भी कुछ कसिनोज ओपन हो गए जहाँ पे आप खेल सकते हो, लीगल है। तो जो पहले अलाउड नहीं था अब अलाउड है, एनेबलिंग प्रोविजन हो गया। मान लो आगे जाके और भी जगह पे अलाउ कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। ये दमन में जो डेल्टिन रिसोर्ट है, तो डेल्टिन ग्रुप के ही कसिनोज गोवा में भी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी आई थिंक आसाम साइड पे या गुवाहाटी में कहीं पे है, शिलोंग में है शायद। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई एक सिटी में वहाँ पे भी उनको परमिशन मिली हुई है, क्योंकि पूरे इंडिया में 2-3 लोकेशन ही है जहाँ पे कसिनो की परमिशन है। अब दमन में जो डेल्टिन स्टार्ट किया है इन्होंने, तो वो सेम ग्रुप है, डेल्टिन ग्रुप जो गोवा में जिनके कसिनोज है, एंड वो कब से परमिशन के पीछे लगे हुए हैं कि यहाँ पे भी, इस रिजॉर्ट में भी हमें अलाउ कर दो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बाकी कसिनोज की परमिशन है, बट यहाँ अभी तक गवर्नमेंट ने परमिशन दी नहीं है। अब इन फ्यूचर हो भी सकता है कभी परमिशन मिल जाए। अब अगर मिल गई तो दमन जाने का एक और रीजन मिल जाएगा, ठीक है, तो वो और ज्यादा वैलिडेट हो जाएगा कि भाई दमन जाना क्यों जरूरी है, और अपनी पब्लिक फिर वीकेंड में क्या बाकी वीकडेज में भी वही मिलेगी। तो कसिनो एक और अट्रैक्शन हो जाएगा उनके लिए, और क्या। तो जो अभी तक है उसमें ये चीज ऐड हो सकती है। तो एनेबलिंग प्रोविजन का ये मतलब है। डिसेबलिंग की बात करें, इसका ऑपोजिट हो गया कि जो काम अभी तक करना अलाउड था आपसे अलाउड नहीं, तो डिसेबलिंग प्रोविजन। तो वैसे उस टाइप के लॉज हो सकते हैं। कंसोलिडेटिंग का मतलब है मर्ज कर देना, एक ही जैसे सब्जेक्ट पे मल्टीपल कानून बन जाते हैं बहुत बार,
और ये लॉ मेकिंग में हो जाता है, बिकॉज इतने कानून होते हैं, नए नए कानून आते रहते हैं। सरकार नया कानून बनाते टाइम कितनी बार ये रेफर नहीं करती कि क्या ऑलरेडी सब्जेक्ट पे कहीं पे कोई कानून बना तो नहीं हुआ है पहले का, तो जब बना हुआ है तो नया क्यों बना रहे हो, तो बना देते हैं। फिर बाद में लगता है एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारे कानून बन गए, इससे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट सेम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो क्यों ना इन सबको मर्ज करके एक बना दे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जीएसटी वाला दिया था। ये जीएसटी जो अभी चल रहा है, पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सबके कानून अलग थे, 17 एक्ट, सबको मर्ज करके एक बना दिया जीएसटी, तो दैट इज कंसोलिडेटिंग। वैसा हाँ लास्ट में, interpretation or construction is the process by which the court seek to ascertain the meaning of the legislature through the medium of the authoritative forms in which it is expressed. इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है वो समझा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब जब कोर्ट लेजिस्लेचर के लिखे हुए कंटेंट का मतलब ढूंढने की कोशिश करता है कि उन्होंने क्या इंटेंशन से इस चीज को ड्राफ्ट किया। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, तो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ने जो लिखा है, कोर्ट उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में उसका मीनिंग जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप सबको जस्टिस या डिसीजन मेकिंग का बेनिफिट दे सके, ये बोला। तो सैलमन ने वही चीज डिफाइन की जो लॉजिक है उसका। वैसे बोलो और कोई पॉइंट में डाउट, कुछ क्लियर यहाँ तक कंप्लीट? ठीक, तो इंटरप्रिटेशन वाला अपना डाउट्स के साथ टॉपिक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।